गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कॉमन प्रॉब्लम इन बबल एलिमिनेशन। ना बबल एलिमिनेशन में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में समझेंगे। रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं हम पहले का। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका, जैसे कि हमने पहले अभी देखा था कि यूरिन में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से अल्ट्रेशन आते हैं। इसी तरह हम देखेंगे भाई बबल में हमको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन इज ए सिम्टम नॉट ए डिसीज। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन आपका एक सिम्टम्स है ना, डिसीज नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम? कॉन्स्टिपेशन को सिम्टम और डिसीज और सिम्टम में क्या डिफरेंस होता है? डिसीज में जैसे सब कुछ सिम्टम को मिला के पार्टिकुलर उसको क्या डिसीज हो रही है ना, उसको क्या बोल रहे हैं हम? जैसे पेनक्रीटाइटिस से वो एक डिसीज हो गई, रीनल कैलकुलाई वो डिसीज हो गई। अब रीनल कैलकुलाई, रीनल स्टोन, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसको एब्डोमेन पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये क्या आ गया? सिम्टम में आ गया। जैसे आपको भाई फेब्राइल इलनेस है ना, यह क्या हो गया? आपका डिसीज हो गया। सिम्टम क्या हो गया? आपको नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। ये सब क्या हो गया? सिम्टम हो गया। सिम्टम को इंक्लूड करके हम और डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करा के एक फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। वो सबको इंक्लूड करके क्या बनता है? हमारा डायग्नोसिस। बाकी का जो सिम्टम हो गए, जैसे कोई लेस है, कोई सिम्टम ज़्यादा है, चीफ कंप्लेंट वगैरह, क्या है, सबको इंक्लूड करके बनाते हैं डायग्नोसिस। राइट, वो एक वर्ड में आ जाता है। वो सिम्टम आपका 1 2 3 4 5 मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो जैसे कि कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर बताए, कॉन्स्टिपेशन इज ए सिम्टम्स नॉट ए डिसीज। कॉन्स्टिपेशन क्या है आपका? सिम्टम में कोई डिसीज नहीं है। इट इज डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट एक्कम्पनीड बाय द प्रोलॉन्ग और डिफिकल्ट पासेस ऑफ हार्ड और ड्राई स्टूल। इसमें क्या होता है? जो आपका स्टूल होता है उसमें मूवमेंट में क्या होता है? आपका प्रोलॉन्ग लंबे समय तक आपका स्टूल है आपका फिसेस से वो आपकी ब्लैडर से पास नहीं हो पा रहा, प्रोलॉन्ग तक आपकी ब्लैडर में है, और ड्राई हो गया आपका स्टूल और हार्ड हो गया है। उस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर? कॉन्स्टिपेशन। जो आपका फीकल मटेरियल स्टूल है वो पास करने में डिफिकल्टी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टूल मटेरियल है वो हार्ड हो गया है ना, आपने वाटर इनटेक कम लिया या और भी एनी अदर रीजन हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन रीजन नहीं होता है, उसकी वजह से आपका स्टूल जो है हार्ड हो गया, वो आपको ब्लैडर से पास करने में, आपको डेफिकेशन में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, डिस्कम्फर्ट और पेन कॉज कर रहा है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? रख दो उसको, बाद में बैठना और ठीक से तरीके से बैठ जाओ, वॉच को रखो उधर। ये क्या आ जाता है आपका? कॉन्स्टिपेशन। आया समझ? कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? आपको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है ना, आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं है, लेक्सिटेटिव नहीं है, हार्ड हो गया। तो इस कंडीशन को हमने नाम दिया कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन दूसरी लाइन में लिखना है आपको, कॉन्स्टिपेशन इज ए सिम्टम नॉट ए डिसीज। तो ये दो बात इसमें आपको मैंने याद रखना है। फिर देखेंगे इसका कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का क्या कॉज है, क्या इसका रीजन, क्या कारण? इरेगुलर बबल हैबिट एंड इग्नोरिंग द अर्ज टू डेफिकेट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। आपका जो बबल हैबिट है वो इरेगुलर है ना, कभी जैसे आप पोटी करने के लिए सुबह जा रहे हैं, कभी शाम को जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं ना, आपका हैबिट में चेंजेस आ रहा है, इरेगुलर आपका हैबिट है, और आप इग्नोर कर रहे हो डेफिकेट करने को, टॉयलेट जाने के लिए आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। तो लॉन्ग टाइम तक आपका यूरिन है, जो आपकी यूरिन बोल रहा हूँ, आपका फीसेस से स्टूल है वो आपकी ब्लैडर में है, तो आप पास नहीं कर पा रहे हो, ब्लैडर में होने की वजह से वो हार्ड हो गया है ना। तो इस कंडीशन का एक कॉजेस इसका ये भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर, क्लाइंट हु हैव ए लो फाइबर डाइट, हाई इन एनिमल फास्ट एंड रिफाइंड शुगर, लो फ्लूइड इनटेक, लो पेरिस्टेटिक मूवमेंट। दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन आपका होने का? फाइबर डाइट आप कम ले रहे हो और एनिमल फैट्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हो, या रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल वगैरह हो गया, ये चीज़ें आप ज़्यादा इनटेक कर रहे हो। और जो आपका पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट है वो लो हो गया। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कैसे होता है? कल के लेक्चर में बताए थे भाई, आप कुछ एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन उसमें ऐसा जिगजैग मूवमेंट होता है ना, ऐसे वेब में ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है। ऐसा मूवमेंट होता है तो क्या होता है? इसमें जो भी आपका फीकल मटेरियल है वो पास होता जाता है आगे की तरफ,
मूव होते जाता है डाइजेस्ट होने के बाद। तो आपने खाना खाया और जस्ट आप सो गए, है ना, तो क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपकी इसमें बबल में मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो जाता है। तो एक रीजन इसका ये भी हो सकता है। दूसरा, आप लो फाइबर डाइट ले रहे हो। फाइबर डाइट जो रेशेदार खाना आता है, जिनको खाने से हमको, जैसे कि आपका दलिया हो गया, रवा हो गया, है ना, उपमा, ये सारी चीज़ें क्या थोड़ा रेशेदार में आ जाती है, चपाती वगैरह। बाकी का जैसे आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले रहे हो जो कि मेहंदी वगैरह से बना है, बड़ा पाव वगैरह खा रहे हो, है ना, और तो ये प्रिजर्व फूड वगैरह खा रहे हो, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड, तो इसमें ये रेशेदार फूड में नहीं आता है ना, तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर दूसरा आ जाता है आपका लेंदी बेड रेस्ट और लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज कॉज कॉन्स्टिपेशन। बहुत समय तक आप बेड रेस्ट ही कर रहे हो, जैसे हॉस्पिटल में कोई बेड रिडन पेशेंट है, अब वो तो भाई खैर चल फिर नहीं सकता, तो वो हम मान लेते हैं भाई चल फिर नहीं रहा, इसकी वजह से हो रहा है। पर दी नॉर्मल पर्सन ने खाना खाया सो गया, खाना खाया सो गया, फिर उठ गया, फिर मुंह हाथ धोया, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो उसको थोड़ा एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वर्कआउट करना भी जरूरी होता है। नहीं होगा तो फिर मूवमेंट नहीं होगा आपका पेरिस्टल्टिक में। जैसे कभी भी देखा होगा, थोड़ा हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो हम डाइट भी ज़्यादा लेते हैं, फिर सिर्फ हम खाना खाते हैं सोते हैं, खाना खाते हैं सोते हैं, तो हम कम खाना खिलाता है ना। तो जो जिम जाते हैं तो वो हाई प्रोटीन डाइट वगैरह लेते हैं, उनको डाइट वगैरह एडवाइस किया जाता है, एग्स वगैरह खाते हैं, और जो स्प्राउट्स वगैरह लेते हैं, तो वो जल्दी वर्कआउट करते हैं तो डाइजेस्ट होता है, उतना लगता है ना। फिर दूसरा पॉइंट हमारा, heavy lecithin use cause loss of normal defecation reflex। हैवी अपने ज़्यादा मात्रा में लेक्सिटिन आते हैं, जो कि आपके स्टूल को सॉफ्टनर वाली मेडिसिन होती है ना, जैसे एनिमा देते हैं हम सब, चेट्री वगैरह देते हैं हॉस्पिटल में। तो उसका यदि आपने ज़्यादा यूज़ किया हो तो उसकी वजह से भी आपका डेफिकेशन का जो रिफ्लेक्स है ना, जैसे आपको रिफ्लेक्स आना चाहिए, आपका सेंसेशन आना चाहिए कि अभी डेफिकेशन के लिए हमको पोटी करने के लिए जाना है ना, तो आपका जो सेंसेशन है वो, उसमें भी आपका अल्ट्रेशन आ गया रिफ्लेक्स में। with increased age the abdominal muscle elasticity loses and reduce intestinal mucus secretion। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो उसकी मसल्स होती है, म्यूकस का सिक्रेशन क्या करता है, वो स्टूल को सॉफ्ट करता है और जल्दी से उसको डाइजेस्ट करता है ना, एब्जॉर्ब होने के बाद। तो एक एज के साथ क्या होता है, आपकी जो मसल्स की इलास्टिसिटी है एब्डोमिनल वॉल की, तो वो भी लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से क्या होता है, जो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा था, म्यूकस मतलब एक फ्लूइड होता है, वो सिक्रेट करता है, जिससे खाना हमारा जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो वो जो म्यूकस और लुब्रिकेशन का काम करता है, तो म्यूकस का सिक्रेशन कम होने लगता है, इलास्टिसिटी कम हो गई उसकी, और म्यूकस का सिक्रेशन भी कम होता है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है हमारे कॉन्स्टिपेशन का। दूसरा आता है आपका बबल ऑब्स्ट्रक्शन और पैरालाइटिक इलियक। बबल में आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया मूवमेंट में, हो सकता है कोई अल्सर वगैरह हो गया हो, या कोई पहले सर्जरी हुई हो, या कुछ ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह खा लिया हो तो बर्निंग सेंसेशन वगैरह हो रहा हो, है ना, इंजुरी हो गई हो, या पैरालाइटिक इलियक्स, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें पैरालाइज हो गया, पैरालाइज मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पा रही हो, तो इस रीज़न से भी आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लास्ट वन है ऑर्गेनिक इलनेस सच एस हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया। ऑर्गेनिक इलनेस में जैसे कि हमारी खुद से जो इलनेस होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का लेवल कम हो जाना, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कम होना, और हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम वगैरह का लेवल कम हो जाना, ये डिसीज में भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। फिर दूसरा टर्म आता है आपका इन्फेक्शन। Fecal infection result from the unrelieved constipation. It is collection of the hardened feces based in the rectum। इन्फेक्शन में क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो लॉन्ग टाइम तक बना हुआ है, आपने उसको इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो लॉन्ग टाइम तक आपका जो स्टूल है वो आगे मूव करके कहाँ पे, आपका जो रेक्टम होता है जिधर हम यूरिन पास करते हैं, एनस के पास में जाके जिधर उसका बेस होता है ना, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल के लिए ऐसे इंटेस्टाइन होता है,
फिर इधर से हमारा ये एनस आ जाता है। तो इधर आके क्या हो रहा है, आपका स्टूल यहाँ पर हार्ड हो गया, इधर आके वो ये इसका यहाँ पर इधर आके क्या हो गया, वो फंस गया है ना, आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है, इधर इसमें आके हार्ड हो गया, अटक गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, फीकल इम्पेक्शन ना। फीकल इम्पेक्शन रिजल्ट फ्रॉम द अनरिलीव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से आपको अनरिलीव हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन आपका रिलीव नहीं हो रहा, या इट इज द कलेक्शन ऑफ हार्डेंड फीसेस बेस्ड इन द रेक्टम। रेक्टम का जो लास्ट पार्ट है उधर जाके ये वहाँ पर रुक गया है। विच कैन नॉट एक्सप्लेन क्लाइंट हु डेली डेलीवेटेड कंफ्यूज अनकॉन्शियस और मोस्ट रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। ये किस क्लाइंट में होता है, जैसे पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, काफ़ी टाइम से वो बेड पे पड़ा है, उसको उस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं आ रहा है, या पेशेंट आपका कन्फ्यूजन में है ना, कॉन्शियस आपका पेशेंट नहीं, उस पेशेंट को आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। बाकी जनरली तो कॉन्स्टिपेशन तक होता है तो लोग उसको ट्रीट कर लेते हैं, पर अब जिस पेशेंट को पता ही नहीं है और आप दूसरा पर्सन भी घर का और नर्स भी कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तब ये कंडीशन में आपको रेयरली देखने को मिलता है। A client will unable to pass stool for several days despite a repetitive urge to defecate. The higher sign are loss of appetite, abdominal distension and cramping the rectal pain. उसको क्या होगा, क्रैम्पिंग होगा, एकदम मसल्स ऐसा ऐठेगा है ना, और मसल्स में ऐठन होगा, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट भी होगा, ये रहेगा। तो और टू द साइन ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख भी नहीं लगेगी जब खाने ही स्टूल ही पास नहीं कर रहा है, तो फिर खाना किधर से खाएगा। तो ये उसको साइन एंड सिम्टम भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डायरिया। डायरिया मीन्स आपका लूज मोशन है ना। इट इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूल एंड पासेस ऑफ लिक्विड अनफॉर्म फीसेस। डायरिया में क्या हो रहा है, आप जो स्टूल पास कर रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे जनरली हम दो बार जाते हैं दिन में है ना, 24 घंटे में एक या 2 बार, पर आप 4-5 बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, और जो आपका स्टूल है वो वाटरी हो रहा है ना, आपका स्टूल प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ वाटर के जैसे लूज मोशन आपको हो रहा है। इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, डायरिया। इट इज़ द सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर अफेक्टिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। प्रॉपर तरीके से आपका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, और जीआई का आपका सिक्रेशन नहीं हो रहा, जीआई ट्रैक में, इसकी वजह से ये कॉज हो रहा है। इंटेस्टाइनल कंटेंट पास थ्रू स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन टू क्विकली टू अलाउ द usual absorption of fluid, nutrient, irritation within the colon can result in the increased mucus secretion. As result, feces become water and client may be unable to control the urge to defecate. It is often difficult to assess diarrheal in infant. क्या हो रहा है, अभी हमने देखा था ऊपर वाली जो दोनों कंडीशन है उसमें म्यूकस का सिक्रेशन कम हो रहा था है ना, म्यूकस का सिक्रेशन अभी डायरिया में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों हो रहा है उसमें, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कुछ खाया है ना, स्पाइसी वगैरह ज़्यादा ले लिया, तो उसकी जो इंटेस्टाइन की आपकी मसल्स है वो उधर जाके उसको इरिटेट कर रही है, उसको कॉज कर रही है, तो वो म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा कर रही है, और म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्टूल को प्रॉपर तरीके से वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है, और सेमी सॉलिड नहीं हो रहा, सिर्फ लिक्विड ही हो रहा है, और हमको जल्दी जल्दी अर्जेंसी आ रही है कि हमको स्टूल के लिए जाना है। जैसे कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हम ज़्यादा तीखा खाना खा लेते हैं तो फिर हमको जल्दी जाना होता है ना डेफिकेट करने के लिए, ज़्यादा हम स्पाइसी वगैरह और ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह खाते हैं तो जंक फूड वगैरह, उससे हमारा पेट भी खराब होता है। तो ये इसका रीज़न हो सकता है। कॉजेस में दिया है नीचे, डिक्रीज फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड का आपका एब्जॉर्प्शन है वो कम हो गया हो, किसमें, आपकी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन क्या करती है, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, तो म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है और फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। मालडाइजेशन, पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी, म्यूकोसल डैमेज, इंटेस्टाइनल एंजाइम डेफिशिएंसीज, डिक्लेयर्ड सरफेस एरिया। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, और जो पैनक्रियाट है, आप पैनक्रियास से वो क्या करता है, जूस सीक्रेट करता है, तो वो इनसफिशियंट मात्रा में अपना जूस सीक्रेट कर रहा है। म्यूकोसल डैमेज, म्यूकोसल मतलब वही ज़्यादा स्पाइसी वगैरह खाने से आपकी इंटेस्टाइन अल्सर वगैरह हो गए, इरिटेशन होने लगा इंटरनल स्किन में, इसकी वजह से।
इंटेस्टाइनल एंजाइम डेफिशिएंसी डिक्रीज सरफेस एरिया, जो एंजाइम होते हैं जैसे रेनिन, पेप्सिन, एचसीएल ना, ये सब ट्रिप्सिन, ये सब हमारे क्या बाइल डक्ट वगैरह से सीक्रेट होता है हमारे स्टोमक में, तो इन सब का डेफिशिएंसी होना उसकी वजह से भी ये हो सकता है। फिर अगला इसका रीजन है इंक्रीज फ्लूइड सिक्रेशन, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, ड्रग लाइक लेक्सेटिव, एंटीबायोटिक, फ्लूइड एग्जाम्पल कैंडी गम एंड मिंट्स। फ्लूइड का सिक्रेशन डिक्रीज हो रहा है, क्यों? इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल आपका एंडोटॉक्सिन्स वगैरह हो गया, कुछ ड्रग आपने लेक्सेटिव एंटीबायोटिक ऐसी ली हुई है, और फूड वगैरह खाया जैसे कैंडी वगैरह आता है, गम, मिंट्स वगैरह, ये चीज़ें खाने से भी आपको डायरिया हो सकता है। हार्मोनल में आ जाता है आपका कौन कौन से हार्मोन, गैस्ट्रिन सीक्रेशन कॉज बाय द जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम ना, एक जोलिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको रिसर्च किया, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा, जोलिंगर एलिसन, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, उन्होंने उनका नाम था तो उसके ऊपर इसका नाम दे दिया। जोलिंगर एलिसन। इसमें क्या होता है, कैल्सिटोनिन सीक्रेशन फ्रॉम द कार्सिन ऑफ द थायराइड, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके कार्सिन से क्या सीक्रेट हो रहा है आपका, कैल्सिटोनिन, इसकी वजह से आपका इसका भी रोल होता है कि भाई आपको प्रॉपर डाइजेशन वगैरह में हेल्प करने में, तो इसका सीक्रेशन एबनॉर्मल होने की वजह से भी आपको लूज मोशन हो सकता है। फिर दूसरा आता है मोटिलिटी, है ना, मोटिलिटी डिस्टर्बेंस, मतलब आपका मोटिलिटी मूवमेंट, इरिटेबल बबल सिंड्रोम, इंक्रीज ट्रांसमिट ट्रांसिएंट एज ए रिजल्ट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। मोटिलिटी में आपका बबल्स का मूवमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसमें भी इरिटेशन आ रहा है, इंक्रीज ट्रांसिएंट रिजल्ट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है जिसमें आपका डंपिंग सिंड्रोम में, जैसे हमने देखा था कि भाई आपका इलियस का पैरालाइज हो गया, ऐसे ही उसमें भी इलियक का जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का वो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है, उस सिम्टम को क्या बोलते हैं हम, डंपिंग सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम भी हो जाता है, तब भी आपको ये डिसीज वगैरह जीआई ट्रैक का देखने को मिलता है। फिर इनकंटिनेंस, इनकंटिनेंस हमारा यूरिन वाले चैप्टर में भी था कि भाई इनकॉन्टिनेंस क्या होता है ना, कल भी समझा था। तो फीकल इनकॉन्टिनेंस और इनवॉल्यूंटरी पासेस ऑफ स्टूल, इट इज इम्पोर्टेंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल फीकल कंटिनेंस टू अंडरस्टैंड फीकल इनकंटिनेंस। इसमें क्या हो रहा है आपका, इनवॉल्यूंटरी आप यूरिन सॉरी स्टूल को पास कर रहे हो ना, आपका उसमें बबल पर कंट्रोल नहीं है, आपका इनवॉल्यूंटरी क्या हो रहा है, स्टूल आपको पास कर रहे हो, जैसे छोटा बच्चा रहता है वो किधर भी पोटी कर देता है, सुसु कर देता है ना, तो ऐसे आपके साथ भी हो रहा है, आपका न्यूरॉन्स वगैरह रिफ्लेक्स वगैरह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। कॉजेस है ऑफ फीकल इनकंटिनेंस, क्या क्या आपका कॉजेस हो सकता है, किस कारण से आपको ये हो सकता है, ट्रामा, कोई भी आपको ट्रामा हुआ हो, है ना, ट्रामेटिक इंजरी हुई हो, किधर हुई हो आपकी, कौन से रीजन में, एनोरेक्टल सर्जरी, या आपकी सर्जरी हुई हो एनस की या रेक्टल की, है ना, ये आपका एनस और रेक्टल रीजन है, तो इधर का आपका कोई भी सर्जरी हुआ हो तो उस कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। फिर फिस्टुलेक्टोमी, आपको फिस्टुलेक्टोमी मतलब आपको फिस्टुला वगैरह था उधर उसको कट करके रिमूव किया होगा, है ना, इधर जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा रूट है, तो इधर क्या हो जाता है हमारा, इधर कुछ हेमरॉइड वगैरह हो गया ऐसा डॉट, इधर स्किन वगैरह इनलार्ज हो गई, या कोई भी यहाँ पर फिस्टुला वगैरह फॉर्म हो गया, तो क्या होता है यूरिन पास
सॉरी हमको फीसेस स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर हम देखते हैं भाई ब्लीडिंग आता है, किसी को हेमरॉइड वगैरह है तो, है ना, तो उस कंडीशन में भी आपको इसमें इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है, हेमरॉइड में, फिस्टुलेक्टोमी में, और एक्टोटोमी, और पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिन का आपका जीआई ट्रैक का कोई भी सर्जरी वगैरह हुआ हो। फिर देखेंगे न्यूरोलॉजिकल, ये आपका ट्रामा, मतलब हमने फिजिकल लेवल पर देखा कि आपका जीआई ट्रैक में कोई ट्रामा तो नहीं हुआ, कोई इंजरी तो नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल, मतलब आपके ब्रेन के लेवल पर, क्योंकि ब्रेन क्या होता है, जैसे हम देखते हैं भाई हम बस में जाते हैं तो बस का ड्राइवर क्या करता है, पूरी बस को कंट्रोल करता है ना, बस वही चला रहा है किधर रोकना है, क्या करना है, कौन सा स्टॉप। ऐसे ही हमारी जो बॉडी का ड्राइवर होता है वो कौन होता है, आपका ब्रेन, है ना। ब्रेन पूरे होल बॉडी को कंट्रोल करता है, यदि ब्रेन स्टॉप हो गया तो फिर व्यक्ति को जिंदा रहने से भी कोई मतलब नहीं है ना। हार्ट के लेवल पर वो कुछ समय तो रह सकता है, पर वो व्यक्ति फिर जिंदा लाश है ना। तो आपका ब्रेन भी आपका हाथ का मूवमेंट, आइस का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, सेंसेशन, देखना सुनना, सब जो कंट्रोल करता है वो हमारे ब्रेन से होता है। तो न्यूरोलॉजिकली यदि डिफॉर्मिटी आ गई आपका, तो इसमें देखते हैं हम डिजनरेटिव डिसीज, है ना, आपको डिजनरेटिव डिसीज हो गया, और डिमेनेटिक डायबिटीज मेलाइटस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन में आपको, हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो आपको, या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ों में आपको सीबीए का पेशेंट हो गया आपका, जनरली इस चीज़ में आपको बबल पर कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे आईसीयू में देखा होगा पेशेंट को हम क्या करते हैं, जो सीबीए का पेशेंट है, ब्रेन इंजरी का कुछ है, तो हम डायपर लगा के उसको रखते हैं ना, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं रहता है फिर हमारा डेफिकेशन के ऊपर। इन्फ्लामेशन में देखेंगे इन्फेक्शन, रेडिएशन और ट्रामा, कुछ भी उसको इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह हुई हो इन्फेक्शन की वजह से, रेडिएशन या ट्रामा हुआ हो। अदर में आ जाएगा आपका डायरिया, फीकल इन्फेक्शन, और फंक्शनल में आ जाएगा फिजिकल और मोबिलिटी इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग टॉयलेटिंग एबिलिटी। आपका फिजिकल मोबिलिटी वगैरह में अफेक्ट होने की वजह से भी आपका इम्पेयरमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टर्म है फ्लैटुलेंस। इसमें क्या होता है, फ्लैटुलेंस में आपका गैस वगैरह, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है बबल, उसमें गैस आ जाती है। गैस की वजह से क्या होता है, आपका प्रॉपर खाना, फूड वगैरह डाइजेस्ट नहीं होता है, और प्रॉपर आप उसको पास भी नहीं कर पाते हो, है ना। गैस वगैरह बन जाती है, आपका पेट ऐसा फूल जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पेट को दबा के दिखता है फिर सॉरी गैस वगैरह बन रही, क्या हो रहा है। सोनोग्राफी करा लेते हैं गैस की, तो उसमें भी आपको गैस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारा जनरली हमारा इसका बबल एलिमिनेशन का प्रॉब्लम हमारा स्टूल के लिए, यूरिन का और स्टूल का हमारा हो गया। अब इसमें नर्सिंग का क्या रोल हो सकता है, नर्सिंग इसमें कैसे मैनेज कर सकती है, उसके बारे में समझ लेते हैं 10 मिनट और। क्या क्या रोल हो सकता है नर्सिंग का, बताओ। फर्स्ट वन, असेसमेंट टू assess bubble elimination pattern and determine abnormalities. The nurse take nursing history, does physical assessment of the abdomen and inspect fecal characteristic. सबसे पहले तो असेसमेंट जरूरी है ना, कोई भी पेशेंट आया था हम उसका हेड टू असेसमेंट करते हैं, तो इसमें भी आपको असेसमेंट करना है, उसका बबल एलिमिनेशन का क्या पैटर्न है, क्या हैबिट है ना, नॉर्मल है, कुछ एबनॉर्मल्स वगैरह तो नहीं है नर्स का, और भी उसका हिस्ट्री वगैरह कैसा क्या है ना, उसको एब्डोमेन को भी इंस्पेक्ट करना है, और फीकल जो फीसेस आ रहा है उससे पूछना है उसका कैरेक्टर कैसा है, सॉफ्ट आ रहा है, हार्ड आ रहा है, कलर वगैरह कैसा है ना, कितनी बार जा रहे हो, तो ये सब आपको असेसमेंट वगैरह चेक करना है। कई बार कुछ जैसे बैक्टीरियल वायरल कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ इंटेस्टाइन में, स्टूल में ना, उसकी वजह से भी होता है, तो वो भी चेक करना, इसकी वजह से आप चेक करोगे तो वो सब आपको समझ आ जाएगा। नर्सिंग हिस्ट्री में आप देखोगे मच ऑफ द नर्सिंग हिस्ट्री कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द फैक्टर दैट अफेक्ट एलिमिनेशन। कुछ फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं एलिमिनेशन को, उसके अकॉर्डिंग हमको नर्सिंग हिस्ट्री कलेक्ट करना है। डिटरमाइन ऑफ यूजुअल एलिमिनेशन पैटर्न, उसका यूजुअल एलिमिनेशन पैटर्न क्या है वो आपको पता लगाना है ना भाई। स्टूल करने के लिए, डेफिकेशन के लिए कब जाता है, मॉर्निंग के टाइम में, नाइट में, दिन में कितनी बार जाता है, पैटर्न क्या है, वो सब चीज़ें।
दूसरा देखोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी रिसेंट चेंज इन एलिमिनेशन पैटर्न, कुछ भी उसका रिसेंट चेंजेस वगैरह तो नहीं हुआ है एलिमिनेशन पैटर्न में। जैसे पहले भाई उसका हैबिट था कि वो मॉर्निंग को और शाम को स्टूल पास करने के लिए डेफिकेशन के लिए ज़्यादा था, तो अभी हो सकता है कुछ चेंज किया हो, या दिन में एक ही बार जा रहा हो या दोपहर में जा रहा हो, तो वो भी आपको कब कब डेफिकेशन के लिए जा रहे हैं वो भी आपको चेक करना है। क्लाइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल, है ना, पेशेंट से आपको पूछना है आपका स्टूल है वो सॉफ्ट आ रहा है, ज़्यादा हार्ड है, कैसी कलर का आ रहा है, बैटरी आ रहा है, वो सब आपको पता करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूटीन फॉलो टू प्रमोट नॉर्मल एलिमिनेशन, नॉर्मल एलिमिनेशन के लिए वो क्या रूटीन वगैरह फॉलो करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, कुछ वर्कआउट वगैरह करते हैं, क्या काम वगैरह करते हैं, वो सब आपको पता करना है। हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज, वही मतलब एक्सरसाइज वगैरह करती है नहीं। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, पहले से कोई सर्जरी तो नहीं हुई है ना, यह हो सकता है उसकी भाई पहले कोई सर्जरी हुई हो और हमने हिस्ट्री भी नहीं लिया और कुछ भी उसको मेडिसिन उठा के दे दिया, है ना, तो पहले से कोई सर्जरी हुई हो जीआई ट्रैक वगैरह की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो आपको हिस्ट्री भी लेना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। सर्जरी का हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री, भाई आप खाने में क्या खाते हो, है ना, हो सकता है या जो पेशेंट हमारा वो जंक फूड वगैरह चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा मैगी नूडल्स वगैरह खा रहा हो, है ना, तो हम उसको बताएंगे कि भाई ये चीज़ें आपको नहीं खाना है, तब तक आपको मेडिसिन चल रहा है, यदि ठीक होना है तो चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा। हम उसको मेडिसिन तो दे रहे हैं पर वो उधर से ये जंक फूड खाए जा रहे हैं तो वो कैसे ठीक होगा, है ना, तो हमको उसको डाइटरी पैटर्न भी पूछना है भाई आप खाने में क्या खा रहे हो। प्रेजेंस एंड स्टेटस ऑफ बबल डाइवर्सन, बबल डाइवर्सन का कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं हुआ है ना, वो स्टेटस वगैरह भी आपको देखना है। मेडिकेशन हिस्ट्री, कुछ मेडिकेशन भी रहती है जिसकी वजह से भी हमको डायरिया लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, गैसेस वगैरह बनती है, तो आप मेडिसिन वगैरह क्या क्या ले रहे हो, है ना, जैसे हम एक साथ 4-5 मेडिसिन खा रहे हैं सुबह शाम, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो भी आपको चेक करना है। सोशल हिस्ट्री में उसका सोसाइटी वगैरह में कैसा मतलब कैसा रिलेशनशिप वगैरह लोगों के बीच कहाँ रहता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें। मोबिलिटी में मूवमेंट वगैरह करता है, इससे क्या जॉब भाई उसका क्या काम कर रहा है, जैसे किसी का जॉब ही सिर्फ 12 घंटे बैठे ही रहने का है तो उसका थोड़ा सा डाइजेशन कम होगा, किसी का जॉब थोड़ा चलने फिरने का स्टैंडिंग का है घूमने फिरने का है तो डाइजेशन जल्दी हो जाता है, तो ये सब आपको चेक करना है। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद फिजिकल असेसमेंट में देखना है आपको उसका रेक्टम वगैरह का, है ना, इतना बाकी का फिर आगे का कल समझ लेते हैं। ठीक है, थैंक्स। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।